हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है मीशो की। तो मीशो का रिजल्ट अच्छा निकलता हुआ है। रेवेन्यू 48% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टरली लॉस 54% घटते हुए दिखाई दिए है। सबसे बड़ी बात यह है कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है, उसके बावजूद भी लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी सही डायरेक्शन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी एकदम सही होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने हमेशा से बोला है कि बिजनेस का काम है प्रॉफिट अर्न करना। तो जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तब मैं उसको कहता हूँ कि ये बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी प्रॉफिट नहीं बना है। ऑल तो मैंने इनकी बहुत तारीफ करी है, बहुत बार केस स्टडीज बनाई है, मैं बताया कि ये जिस तरीके से टीयर 2 टीयर 3 के अंदर ई कॉमर्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये एक स्टोरी है मतलब जो सीखनी चाहिए पूरी दुनिया को। मतलब अभी तक ये सोचा जाता था कि ऑनलाइन लोग खरीदेंगे तो ये बड़े लोग ही होंगे, इलाइट लोग होंगे, टीयर 1 सिटी वाले होंगे, जिनके पास पैसा है, जो कार्ड यूज कर सकते हैं। ये वाली हाइपोथेसिस होते थे। इन्होंने वो सब तोड़ के दिखाया है। एक वैल्यू ई कॉमर्स बनाया है जहां पर आपको सस्ते में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मतलब पोजीशनिंग आप कह सकते हो कि कंपनी ये करना नहीं चाहती है कि सस्ते में बिकते, बट पोजीशनिंग यही है मार्केट के अंदर। कंपनी ने कोशिश करी कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया जाए, अपनी इज्जत बढ़ाई जाए। बट मीशो को जितना मैंने लोगों से सुना है कि वो यही है कि घर के, जैसे मैंने अपनी वाइफ को भी देखा आजकल, उसको कुछ नया चस्का चढ़ा हुआ है मीशो का। कहती बहुत सस्ते में फेस मास्क मिल गए तो वो बहुत सारा उससे सामान मंगा लिया। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू बाइंग वाली चीज है उसको जो केटर किया है इन्होंने। टीयर 1 वाले भी ले रहे, पहले मुझे लगता था टीयर 1 वाले लेता। जब से मैंने अपनी बाइक को देखा वो एकदम पगला रखी है, ओए 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 तो इतने सस्ते में मिल रहा है, और ये अमेजोन पे तो इतने का, यहाँ पे तो ऐसा वाला सीन चल रहा है। शायद आपके घर में भी चल रहा होगा। तो मीशो ने वो जो प्रॉब्लम पकड़ी है ना वो बहुत बढ़िया है। अब कहानी ये है कि प्रॉफिट कब तक आएगा। तो अगर देखा जाए कंपनी को प्रॉफिट के डायरेक्शन में जाने के लिए 4 डायरेक्शंस में काम करना पड़ेगा सही तरीके से। सबसे पहले रिपीटेड यूजर्स बढ़ाने हैं। कोई एक बार आपसे ले लेता है, अगर उसको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सबको अच्छा लगता है तो वो बार बार लेता है। तो आपने एक बार कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पैसा खर्च कर दिया, बार बार नहीं करना। तो अगर एक और सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार रिटर्न के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बार कस्टमर लंबे टाइम तक जुड़ जाता है तो वो बार बार रिटर्न नहीं खेलता, तो ट्रस्टेड हो जाता है आपके साथ में। तो इनको अपने रिपीट यूजर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे सेलर से कंप्लेन सुनी है कि रिपीट बहुत ज्यादा है मीशो के अंदर, जिस चक्कर में सेलर पैसा नहीं कमा पाते। सेलर पैसा नहीं कमाते तो फिर उनका भरोसा उठ जाता है। फिर मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं तो इनका भी बिजनेस चल रहा है, बट ये वाली प्रॉब्लम इनको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, लॉजिस्टिक्स, जिसको ये ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छे तरीके से तोड़ रहे हैं तो इसको और बेहतर इनको करना पड़ेगा। रूट्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो डिलीवरी कॉस्ट है उसको कम ले आओ, जिसकी वजह से पर ऑर्डर कॉस्ट कम आती हुई दिखाई दे। उसके अलावा एड और सर्विसेज से ये अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, जो कि बना भी रहे। अभी ऐप के ऊपर ट्रैफिक है तो वहां पर जो एड्स चलती है वहां देखो, इनका मार्केट प्लेस मॉडल अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा नहीं है, जहां पर अगर मैं एज अ सेलर बेचना चाहता हूं तो मुझे कमीशन देनी पड़ेगी हर सेल के अंदर। ये 0% पे भी ऑपरेट करते हैं। फ्लिपकार्ट भी इसी मॉडल के ऊपर आया जहां पे उन्होंने 0 कमीशन को निकाला, इनसे इंस्पायर होके कि भाई ये तो अलग ही गेम खेल गए। तो इनको समझ में आया कि सेलर से डायरेक्टली पैसा ना लेके उसको अगर विजिबिलिटी चाहिए उसको कहो ऐड चला भाई, ऑफर चला, और वहां से हम कमीशन लेंगे और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के ऊपर या उन सारी जगहों से थोड़ा सा बढ़ा जाएगी। तो जो उनकी वैल्यू एडेड सर्विस है ये एक मेरे हिसाब से बढ़िया काम कर रही है, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी, ये बेटर होगा। सबसे बड़ी चीज है फ्रीक्वेंसी, बिग बकेट साइज की, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना है आपको। देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने वो क्या बोला, सस्ता माल है तो लोग 200 300 400 रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं और ये हो रहा है। आपको करना है 1000 800, मतलब जैसे हम सुनते हैं ना टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कि इनका आरपू इतना हो गया, एवरेज यूजर से कितने रुपए कमा रहे हैं, वैसे ही इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक बिजनेस के लिए जरूरी नहीं, बट इनके लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक बड़ा पोर्शन रहेगा। उससे मतलब मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ ऑडियंस भी डिफाइन हो जाती है। इसके अलावा स्विगी की बात करके चले तो उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है जो फॉरेन कैपिटल का कैपिंग है वो 49.5% रहेगा। ऑल्दो देखा जाए अभी 50% से नीचे ही है और उसको थोड़ा और कम करने की कोशिश करी जा रही है। रीजन ये है कि इंडिया के अंदर आप इन्वेंट्री मॉडल पे नहीं ऑपरेट कर सकते अगर आपकी ओनरशिप बाहर की है। मतलब अगर इन्वेस्टर्स ने बाहर से पैसा लगा रखा है, चाहे आपकी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही हो, अगर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर 50% से ऊपर इन्वेस्टर बाहर के है तो नहीं। ऑल्दो इनके ऑलरेडी 50% से नीचे है, करेंटली इनके 49.76% है फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसको कैप कर दिया गया 49.5, तो मतलब 0.26% फॉरेन कैपिटल अभी बेच के निकलेगा।
तो अभी बोर्ड ने अप्रूव किया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मान के चलो कि यही डायरेक्शन होने वाली है कि फॉरेन कैपिटल को कम किया जाएगा थोड़ा और कैप करना इज अ वेरी रिस्की थिंग, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा अभी इनको अपनी होल्डिंग, ओनरशिप सब कुछ भी इंडियन ही करनी है, तभी ये इन्वेंट्री मॉडल पे स्विच हो पाएगी। अगर हम जेप्टो की बात करके चले, अगर हम जोमैटो की बात करके चले, जोमैटो का जो ब्लिंकिट है वो दोनों के दोनों इन्वेंट्री मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इंस्टामार्ट को भी इन्वेंट्री मॉडल पे आने के लिए अपने आप को इंडिया बेस्ड कंपनी बनाना पड़ेगा, इसलिए शायद ये किया जा रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 49.5 पे कैप कर दिया गया, जो ऊपर 22-25% के आसपास बंदे हो निकल गए मान लो। अब 49.5 पे अब रुक गए हो और इससे ज्यादा फॉरेन कैपिटल नहीं बढ़ सकती, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 49.5% लोग ना बेचे अपने शेयर्स को, या फिर आपस में ही बेचते रहे, मतलब कोई फॉरेन होल्डर है वो किसी और फॉरेन को बेचता रहे और आपस में ही घूमता रहे, तो कुछ नया इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास में नहीं आएगा फॉरेन का। और ये थोड़ी सी रिस्कियर चीज हो सकती है, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट उतनी अच्छी नहीं है। फॉरेन कैपिटल की वजह से इंडिया में ई कॉमर्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मैं तो ये कहूंगा। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ने स्टार्टिंग के अंदर जो कर दिया ना, मार्केट बना दी, पैसा जलाया बहुत ज्यादा, बट वो फॉरेन कैपिटल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। इनफैक्ट मैं कहूंगा इंडिया के अंदर जो अभी इन्वेस्टर्स बने हैं वो उस टाइम की वजह से बने, क्योंकि उस टाइम पे फ्लिपकार्ट के अंदर वो काम करते थे, ईसॉप्स थे या कुछ थे, वो बिके, अच्छा खासा पैसा मिला जब कंपनी बिकी। कई लोगों ने अर्ली स्टेज में फ्लिपकार्ट या उस कैटेगरी ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सेकेंडरी एग्जिट मिला, वहां से पैसा बनता हुआ दिखाई दिया। तो लेट्स सी क्या होता है। ग्लोबल इंडेक्स में दिक्कत आ सकती है उनको इस चीज के लिए। बाकी सेबी की बात करके चले तो वो फ्लैट 20% कैश मार्केट मार्जिन को रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैं ब्रोकर हूं, मैं जीरो दाव हूं, ग्रो हूं, तो मान लो 1,000 करोड़ का मेरे पास ट्रेड हुआ, तो 20% मुझे रखना पड़ेगा रिजर्व की, कल को अगर मार्केट क्रैश वैश होती है तो मेरे पास में 20% पड़ा है। तो अभी ये रिस्क बेस किया जा रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे शेयर है जो ज्यादा हिलते ही नहीं है, जो रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, तो उसके लिए हमको ये 20% क्यों रखना, उसके लिए हम कम कर सकते हैं। और हो सकता है कोई बहुत ज्यादा रिस्की होती है, अडानी ग्रुप जैसे, तो वहां पर शायद रिस्क 20% ही रखना या ज्यादा करना होगा। अब इससे होगा क्या, 1,000 करोड़ का ट्रेड हुआ हाइपोथेटिकली एक दिन के अंदर, जिसमें से 200 करोड़ रुपया उनको अलग से रिजर्व रखना था। अब क्या करना है, मान लो वो 20% घट के 10% एवरेज पे आ गया, तो 200 करोड़ की जगह 100 करोड़ रखना है। अब उनके पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया, मतलब उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब बिजनेस और तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से तभी बहुत सारे प्लेयर्स आ गए स्टॉक मार्केट के अंदर, और सेबी सपोर्ट भी कर रहा है। अब इसकी वजह से क्या हमको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, तो अगर मान लो एक बिजनेस है, वो बिजनेस 10% प्रॉफिट अर्न करता है जितना भी उसके पास कैपिटल है, तो अगर उसकी वर्किंग कैपिटल 10% बढ़ जाती है तो उसका प्रॉफिट भी उस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट कैप्चर करने के लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या पता उसमें से कुछ पास ऑन हमारे पास भी हो जाए। डिस्काउंट ब्रोकर्स ही करेंगे, बड़े नहीं करेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी बस ये प्रपोजल टाइप्स है, लागू नहीं हुआ, लागू होगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कितना रखना है, 20% को घटाना है, कई शेयर्स में बढ़ाना है, किस तरीके से रहेगा टाइम बताएगा। इसके अलावा इंडिगो की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसके बावजूद भी उनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब देखो ना यार, रेवेन्यू कहाँ पहुंच गया इनका, मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, और लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। जहां एक साल पहले 2176 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अभी 240 करोड़ का लॉस आ गया। आप समझ रहे हो, 20% बढ़ने के बावजूद लॉस बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो दो बड़े रीजन है, एक तो ये गल्फ वाला जो प्रॉब्लम है उसके चक्कर में रूट चेंज हुआ है, रूट लंबे हुए, कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दी है। दूसरा ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है, आपको ऑयल लेना है तो डॉलर के अंदर लेना है और उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये 3-4 चीजें इम्पैक्ट कर रही है इनको। इन्होंने अपनी नंबर ऑफ फ्लीट्स बढ़ाई, मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स बढ़ाए, पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाई, और आने वाले टाइम में और भी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। बट फिर भी कितनी मजे की बात है ना, 20% रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी के फ्यूल और डॉलर के एक्सपेंसेस के चक्कर में लॉसेस होते हुए दिखाई दिया है। तो अगर देखा जाए इनकी गलती क्या थी एज अ बिजनेस, देखा जाए तो जो पिछले साल हुआ था वो वाली बात छोड़ देते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट सुनती। बट अभी अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके शुरू, क्या प्रॉब्लम है, ऑयल प्राइसेस बढ़े जिसपे इनका कंट्रोल नहीं है,
करेंसी टूटती हुई दिखाई दी, इसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है। रूट चेंज करने पड़े क्योंकि कलेश चल रहा था, उस चक्कर में घुमाना पड़ा, जिसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने टिकट प्राइस को कैप कर रखा है, तो ये बढ़ा नहीं सकते उस तरीके से कि इम्पैक्ट तो पड़ रहा है पर उसके हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल करे तो करे क्या। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स की बात करके चले तो कल उनकी शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि उनका प्रॉफिट और सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी चीज एडमिशंस की बात करके चले, मतलब कितने लोग आए, वो 8% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 3.6 करोड़ से ज्यादा लोग आते हुए दिखाई दिए है। टिकट प्राइजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। एवरेज भाई टिकट प्राइस देखो 273 रुपीज पहुंच गया, ये बड़ी बात है। एक बंदा एवरेज कितने रुपए खर्च कर रहा है, 161 रुपीज। मतलब पॉपकॉर्न की बात चल रही है, ये भी 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस चक्कर में इनका मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। पहले 8.2% था, अब 14% पे पहुंच गया। तो ओवरऑल बिजनेस हेल्दी दिखाई दे रहा है। ये बात ना मैंने पिछले क्वार्टर रिजल्ट में बोली थी आपको। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मार्केट पे अगर आप डिसीजन लेना चाहो तो रिलेटिवली बहुत आसान होता है। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि देखो अभी ये चल रहा है, मूवी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स के शेयर भागते हुए दिखाई देंगे, आपको रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट के ऊपर चलता है ना। तो अगर आप Q1 को देखते हो तो वो ठीक था, पिक्चरें ठीक आई थी। थोड़ा बस अपने को यही देखना है कि मूवी सही आ रही है, रेवेन्यू सही आ रहा है, तो सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं इस करंट क्वार्टर की बात करके चलूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें क्या क्या आ रहा है, और अगर वो हिट होता है, सुपर हिट होता है, क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा है इंडियन सिनेमा के अंदर, खासकर पिक्चर नहीं चलती तो नहीं चलती, चलती है तो फिर बहुत खतरनाक चलती है। तो अगर कुछ खतरनाक पिक्चरें चल रही है तो मतलब इनके पास में बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ रहा है तो सारे नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एडमिशन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। टिकट का प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। फिर ये पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न तो स्कीम भी चलाते रहते हैं, जिस चक्कर में बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ शोज ज्यादा रन कर पाओगे। तो सिंपल सी बात, हमको बस बिजनेस समझना है। और ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला गेम भी नहीं है, मूवी तो कोई इनसाइडर ट्रेड भी नहीं है। जैसे अगर हम बात करके चले रिलायंस को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, कि हमको नहीं पता वो कहां पर कर रहे हैं, क्या क्या उनके हो सकते हैं। हम एक बेसिक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। जियो का हमको नहीं पता इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो इनसाइडर की कैटेगरी में एक बार को आ सकता है। पर जैसे ये वाले ओपन वाली चीजें होती है ना, ओपन मार्केट में जिसका तो डेटा आपको सामने सामने दिखाई दे रहे, तो वहां पर प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। पर ये मार्केट है भाई, कई बार रिजल्ट ठीक भी आते हैं, उसके बाद भी चीजें नेगेटिव जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 15% से बढ़ेगा, बट वो 14.9% से बढ़ता है, इस चक्कर में घट जाता है। ये भी देखने को मिलता है। बट सेफ साइड से अगर देखा जाए, ये थ्योरी मेरे लिए तो काम करती है एज मैं फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की बात करके चलूँ तो। बाकी चीजें भी देखनी है, मतलब ये खाली है देख ला भाई नंबर बढ़ गया तो सही होगा, आपको ये भी देखना है कि प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, बिजनेस में दम है या नहीं है, मैनेजमेंट सही है नहीं है। बहुत पहले बनाई थी मैंने, वो 17-18 में बनाई थी, हाउ टू इन्वेस्ट वाली सीरीज। मतलब उसमें मैंने अपना फंडामेंटल बताया था कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं फिर बोलता हूँ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इन्वेस्ट ही करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेड तो सिर्फ मैं सट्टा खेलता हूँ, मतलब मेरे को खुद नहीं पता। कई लोग बोलते भाई तू सट्टा बोल रहा, मेरे को नहीं पता भाई। सेबी का डेटा कहता है कि 95% लोग लॉस के अंदर रहते हैं, शायद उससे ज्यादा लोग लॉस के अंदर रहते हैं जो लोग ट्रेड करते हैं, और जो 5% प्रॉफिटेबल रहते हैं मैं उसमें हूँ। और मैं तो सट्टा खेलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। मैं तो किस्मत की खा रहा हूँ, मेरा दिल कहता है ऊपर जाएगा मैं मार देता हूँ, नीचे जाएगा मैं मार देता हूँ। और मैं इंडियन मार्केट में नहीं करता, मैं और बड़ी मार्केट में करता हूँ। जैसे पहले क्रिप्टो में करता था, जहाँ पे सबसे खतरनाक सट्टा होता है। अब मुझे स्पेसएक्स पसंद आ रखा है, क्योंकि सबसे बड़ा सट्टा तो वही लेके आएगा। थोड़ी सी बिजनेस न्यूज बनाता है, उस चक्कर में थोड़ा न्यूज का ट्रेंड भी पता लग जाता है, थोड़ा फिर कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। इसके अलावा विप्रो की बात करके चले तो विप्रो कंज्यूमर ने गुड होम्स और एवा को 256 करोड़ के अंदर खरीद लेना है। रिपोर्ट की मान के चले तो इन दोनों का कंबाइंड रेवेन्यू ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास होने वाला है। विप्रो होम केयर और पर्सनल केयर ब्रांड को खरीद रहा है। ये बेसिकली जो गुड होम है ये होम केयर ब्रांड है, और एवा के अपने डिओड्रेंट वगैरह देखे होंगे। ये इनकी 17th एक्विजिशन है। और खाली विप्रो की नहीं, हम जितने भी बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं ना, आईटीसी हो गया, ये हो गया, या बाकी लोग हो गए, सबके सब लोग आइदर एक्वायर कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर ऑन द वे मतलब उन्होंने 30%, 40%, 50% ले लिया है, और थोड़े टाइम के बाद वो पूरा एक्वायर कर लेगी। और ये पूरा D2C ब्रांड के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है।
यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि 150 करोड़ का रेवेन्यू और 256 करोड़ का परचेज प्राइस, 1.7x का ही मल्टीपल मिला है, जो कि उतना अच्छा मल्टीपल एग्जिट नहीं बोलूंगा मैं, पर हो गया, ठीक है। हमको नहीं पता कि किस लेवल पे सेल हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। D2C ब्रांड में 1.7 इज अ बैड नंबर मेरे हिसाब से। अब अगर इन्फोसिस की बात करके चले तो इन्फोसिस का भी प्रॉफिट 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो अपनी गाइडेंस है, मतलब आने वाले टाइम की है, उसको घटा दिया है। 1.5 से 3.5% को 3% कर दिया है यहाँ पे। मतलब अपर साइड पे ये कह रहे हैं कि भाई ग्रोथ थोड़ी सी रुकती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट लार्ज डील भी $3.6 बिलियन पे जाती हुई दिखाई दी है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी चीजें सामने से सुहानी लग रही है क्योंकि अभी बस ये काम उठा रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम। तो मतलब मैं तो कहूंगा कि आईटी सेक्टर में भी कॉशियस ही रहो। मतलब वो आपकी चॉइस है क्या करना क्या नहीं करना, बट मेरे हिसाब से जो ट्रेंड जा रहा है अभी, बस काम उठाया जा रहा है, ठीक है, कम मार्जिन में कर लेगा तू दे, इज्जत बनी हुई है, ऑल्टरनेटिव उस लेवल पे है नहीं, इसलिए किया जा रहा है। थोड़ा टाइम के बाद जब ऑल्टरनेटिव बनते हुए दिखाई देगा तो इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनका कहना है कि 65% जो इंडिया में मोबाइल फोन्स बन रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर में बन रहे हैं। 60,000 करोड़ से ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। अब यही तो आइडिया था पीएलआई स्कीम का, मेक इन इंडिया का, जो अब दिखाई दे रहा है। उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अभी भी कोई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट क्लस्टर का आइडिया क्या था? कुछ नहीं बना, अभी भी बनना है बहुत कुछ, पर आइडिया ये था कि अगर एक मोबाइल फोन बनाना है तो मेरे सामने वाली फैक्ट्री डिस्प्ले बनाती है, उधर वाली फैक्ट्री बैटरी बनाती है, इधर वाली फैक्ट्री कुछ और कंपोनेंट बनाती है, इधर कुछ और करती है, और एक फैक्ट्री में असेंबल हो रहा है। तो बेसिकली अगर हमको कोई फोन बनाना है तो हमारे पास सारे वेंडर्स आसपास है, और उनको भी जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो भी एक क्लस्टर के अंदर ही बैठे हैं। तो जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे हो जाएगी, जो प्रोडक्ट बनाने की स्पीड होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी, कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चाइना ने ये चीज मास्टर करी है। अगर आप बिजनेस से मिलोगे, वहां के बिजनेस देखोगे, फैक्ट्रीज देखोगे, तो क्लस्टर्स में बनी हुई है। ऐसा ही सोचा गया था कि हर सिटी को कुछ एक क्लस्टर दिया जाएगा और उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। पता नहीं वो कब होगा, बट एक क्लस्टर तो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे क्लस्टर्स बन सकते हैं। शायद इस टाइप के नहीं बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वो मैं बोलूँ मार्केट बहुत बड़ी है, वहां पे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेवेन्यू बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। बट बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे अगर मैं बात करके चलूँ कपड़ों की, तो सूरत में एक क्लस्टर बन सकता है जो कि बना हुआ है ऑलरेडी, बट उस क्लस्टर को आपको ढंग से खींच के और कुछ करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट और भी बढ़िया हो सकता है मेरे हिसाब से। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, सूरत की एक मैन्युफैक्चरर है, और वो उन्होंने पूरा कपड़े का बिजनेस खोल दिया कि कहाँ से माल खरीदना है, कैसे खरीदना है, कुर्ती कैसे बनती है, साड़ी कैसे बनती है, कितना मार्जिन होता है, उनके बिजनेस में क्या हो रहा है। वो वीडियो देख लेना, अगर आपको पूरे कपड़े का बिजनेस समझना है तो समझ में आ जाएगा। सूरत वाला हैंडमेड भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया उसके बारे में। बाकी अगर यूपी के क्लस्टर की बात करके चले तो 65% के आसपास फोन वहां से बढ़ रहे हैं, ऐसा स्टेट का कहना है, वहां के लोगों का। 28,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है, 75 से ज्यादा कंपनीज ने किया है। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स इतने रुपए के अभी पाइपलाइन के अंदर है, मतलब अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर भी काम होना है। अभी तो हम खाली फोन की बातें कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा होता है, और क्या हमारे देश में और क्लस्टर बनते हैं नहीं बनते। मतलब जॉब्स तो यहीं से बनने वाली है भाई, इन चीजों को थोड़ा सा प्रेज करो। यहीं पे नौकरियां है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं बहुत सारे लोग, बट एक्चुअली गवर्नमेंट में अपनी नौकरियां नहीं बन सकती, प्राइवेट में ही बनेगी। सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल ही देखने को मिली है, ओवरऑल लाल ही था। अगर मैं S&P की बात करके चलूँ, नैस्डैक की बात करके चलूँ, तो लाल था, लेकिन थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई दिया है। करेंसी थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई दी है, डॉलर भागता हुआ दिखाई दिया है। ऑयल के प्राइसेस भाई $100 को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट न्यूज बनाई थी ऑलमोस्ट $10 नीचे था, इससे अब $10 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। $100 पर बैरल का रेट आने वाला, और ये इम्पैक्ट देगा। और अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटता हुआ दिखाई देगा, गोल्ड घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, रात जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बाकी भाई फिर एक दिन वीडियो स्किप हो गई, मतलब मैं बीच बीच पे करूंगा। जब मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं करूंगा, मैं घर पे ही हूँ अभी भी,
घर से ही ऑपरेशनल हूँ। काम के लिए कुछ कुछ, जैसे आज कहीं शूट था तो वहां गया था मैं, तो आ गया फिर मैं घर पे, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। और जब लग रहा है तबीयत सही नहीं है तो मैं काम नहीं कर रहा। कल मैं एक फैमिली फंक्शन था वहां गया हुआ था, तो फिर वहां से जब मैं आया हूँ तो रात को फिर वही बीच में पहुंच चला था। बाद में हो गया कंट्रोल, पर भाई था भाई वो, तो फिर इसलिए कल न्यूज नहीं आई, क्या मैं नहीं बना रहा भाई, आराम से चिल मारेगी। तो अभी कुछ दिन रहेगा ये, थोड़ा सा चिल लो। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई अनसब्सक्राइब तो रेगुलर नहीं है, प्लीज कर दो यार। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं जिंदगी में। ये मेरी क्लैरिटी है, सुख शांति चाहिए जिंदगी में। जो इस किसी ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो मत जुड़ो भाई, मेरे को नहीं चाहिए। मैं चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जिंदगी के अंदर। तो चलो बाय।